आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कविता क्या है इसका अध्ययन करेंगे, अर्थात कविता शिक्षण के उद्देश्य। कविता कविता क्या है? देखिए, कविता शब्द 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। कविता क का मतलब हुआ कल्पना, वी का मतलब हुआ विचार, ता का मतलब हुआ तारा। का बराबर कविता कल्पना हुआ, भी विचार और ता से ताल हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा वाक्य जिसमें कल्पना, विचार व ताल का समावेश होता है वह कविता कहलाता है। अब परिभाषा की बात करें तो कविता की जो विभिन्न परिभाषाएं बताई गई हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ढंग से जो बताया, उन्होंने कहा कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा सृष्टि के द्वारा या श्रेष्ठ सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि कविता वह साधना है जिसके द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। अब दूसरी बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या बताया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार कविता मूल में जीवन की आलोचना है। क्या है? कविता मूल में जीवन की आलोचना है। अब तीसरी बात तो आचार्य विश्वनाथ ने जो बताया, उन्होंने कविता के विषय में बताया कि वाक्य रसात्मक काव्य, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो ये सारी बातों पर ध्यान दें तो सबसे पहले हम कविता के उद्देश्यों की तरफ चलते हैं। उद्देश्य कविता के सामान्य मुख्य रूप से 2 उद्देश्य बताए गए, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट। सामान्य, विशिष्ट, ये 2 प्रकार के जो उद्देश्य बताए गए सामान्य उद्देश्य में, यह बात करनी है कि छात्रों को या छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सामान्य उद्देश्य है। और कविता का उचित गति, लय, ताल व भाव के साथ साथ वाचन सिखाना। और तीसरी बात, छात्रों को सौंदर्य की अनुभूति कराना। अगली बात है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। यानी ये सामान्य उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य में क्या आते हैं? विशेष चीजों पर उस पर विशेष फोकस दिया जाता है। यानी छात्र कविता विशेष में वर्णित भावों व विचारों को समझ करके आत्मसात कर सकेंगे। और दूसरी बात, छात्र कविता की काव्यगत विशेषताओं को समझ सकेंगे या आत्मसात कर सकेंगे। तीसरी बात है, छात्र का कविता विशेष में व्यक्त की गई जीवन की व्याख्या को समझ सकेंगे। यह था आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो हो गया कविता, कविता की परिभाषा और कविता का उद्देश्य। अब काव्य शिक्षण प्रणालियों की तरफ चलते हैं। काव्य शिक्षण प्रणालियां,
काव्य शिक्षण प्रणालियां। अगर काव्य शिक्षण प्रणालियों की तरफ ध्यान दिया जाए तो मुख्य रूप से 8 प्रकार की काव्य शिक्षण प्रणालियां बताई गई। पहली काव्य शिक्षण प्रणाली जो है वो गीत प्रणाली है। क्या है? गीत प्रणाली। इसके तहत छोटी आयु के बालक के लिए गीत उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि जब उनको समझाने की व्यवस्था दी जाती है तो गीत के माध्यम से कोई चीज लय ताल के साथ अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उनको सुनने में समझने में रोचकता उत्पन्न होती है और काव्य के प्रति उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी शैली है अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली, इसके अंतर्गत बालक हाथ पैर तथा मुख चला करके गीत के भावों को प्रकट करता है। अगर कोई चीज व्यक्त करना हुआ तो हाथ पैर चला करके वो इशारे के माध्यम से जहां जैसे हाव भाव का प्रयोग करना पड़ता है उसका प्रयोग वो करता है। क्योंकि कहा गया है भावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। भाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो कहाँ कैसा भाव उत्पन्न हुआ तो अभिनय के माध्यम से, अभिनय प्रणाली के माध्यम से कहाँ करुणा है, कहाँ दया है, कहाँ जोश है, कहाँ उत्साह, यानी जैसे वह देखता है उसी प्रकार के अपनी भाव भंगिमा प्रकट करता है। अब तीसरी प्रणाली जो बताई गई वो प्रणाली आती है आपकी अर्थबोध प्रणाली। क्या? अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध प्रणाली के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बालक एक एक पद का अर्थ समझना चाहता है। अध्यापक द्वारा बताए गए एक एक पद का अर्थ बोध करता है, यानी अर्थ जान पाता है इस प्रणाली के अंतर्गत। अगली प्रणाली है व्याख्या प्रणाली। चौथा व्याख्या प्रणाली। व्याख्या प्रणाली में अगर देखा जाए तो हमेशा शिक्षक कविता के पदों का अर्थ स्पष्ट करता है, जिससे छात्र संतुष्ट होकर के उसके अर्थ को समझ सके, भली भांति उसके अर्थ से परिचित हो सके। क्योंकि जब तक वह अर्थ से परिचित नहीं होगा तब तक उसका भाव उसे समझ में नहीं आ सकता। अगला है व्यास प्रणाली। पांचवा व्यास प्रणाली। व्यास प्रणाली के बारे में अगर आपको पता होगा तो यह व्याख्या प्रणाली का ही बृहत्तम रूप कहलाता है, क्योंकि विस्तार पूर्वक दृष्टांत के माध्यम से व्याख्या की जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं जिसके माध्यम से जो भाव न समझ में आने वाला है वो भी समझ में आ जाता है। कहते हैं कहने का तात्पर्य यह है, भावार्थ यह है। तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करना वो व्यास प्रणाली के अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि सीधा आप अतिशयोक्ति अलंकार में चले जाए, अतिशयोक्ति में नहीं जाना है, लेकिन किसी भाव को विस्तृत ढंग से उसका ब्यौरा प्रस्तुत करना ही व्यास प्रणाली के अंतर्गत आता है। अगला है तुलना प्रणाली। तुलना
तुलना प्रणाली में अक्सर यह देखा जाता है कि एक ही पद की तुलना उसी भाषा के अन्य कवियों की कविता से की जाती है। जैसे एक दोहा, चौपाई, रस संग्रह या कुछ भी कोई चीज श्लोक ही पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी की तुलना दूसरे से की जाती है, उसी कवि की तुलना अन्य कवि से भी की जाती है। तो जब एक ही कविता की तुलना दूसरे कवि से की जाती है तो कवि की मन स्थिति और कवि का भाव साम्य छात्रों के समझ में बहुत बेहतर तरीके से आता है। अब समीक्षा प्रणाली आपका 7वां नंबर है, समीक्षा प्रणाली। 7वें नंबर पर आपका जो समीक्षा प्रणाली आता है कविता का, उसमें मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि जब उसकी समीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन होता है, तभी बच्चों के ज्ञान का अंकन किया जा सकता है। इसलिए इस प्रणाली के तहत कविता का मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट आपका है खंडान्वय प्रणाली। क्या है? खंडान्वय या खंडान्वय, खंडान्वय ये आपका खंडान्वय प्रणाली है। इसके अंतर्गत अक्सर देखा जाता है कि कविता का जो विश्लेषण होता है वो प्रश्नोत्तर प्रविधि से या प्रश्नोत्तर के आधार पर किया जाता है। जब कविता का विश्लेषण प्रश्नोत्तर के माध्यम से किया जाता है तो खंडान्वय प्रणाली कहलाता है। इसे प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नों की गरिमा बनी रहती है, प्रश्नों का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है, इसलिए इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली या खंडान्वय प्रणाली कहते हैं। अब कविता शिक्षण में सस्वर पाठन की बात करते हैं। कविता शिक्षण में सस्वर पाठन की विशेषताएं। कविता शिक्षण में कविता शिक्षण में सस्वर पाठन की विशेषताएं। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई। इसमें तो सबसे पहला ये देखा जाए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाठन होते हैं, तो 4 प्रकार के पाठन का चर्चा किया गया। व्यक्तिगत पाठन, सामूहिक पाठन, आदर्श पाठन और अनुकरण पाठन। पहला क्या है? व्यक्तिगत पाठन। व्यक्तिगत पाठन, व्यक्तिगत पाठन के अंतर्गत हम अक्सर देखते हैं कि सभी बच्चों का नंबर आ जाता है, उनसे अलग अलग पढ़वाया जाता है। जो भी चीजें पढ़वाई जाती हैं उससे खास करके किसको अधिक फायदा होता है? कमजोर बालक के लिए विशेष फायदेमंद होता है, क्योंकि उनको भी कक्षा में अवसर मिलता है उसको अलग से पढ़ने के लिए। तो जब कोई काव्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है तो एक एक बच्चों को खड़ा करके उसका शाश्वत वाचन करवाया जाता है। तो इसके लिए जब एक बार अध्यापक पढ़ करके बच्चों को सुनाता है तो बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे के साथ साथ अन्य बच्चे पढ़ते हैं। क्या होता है? व्यक्तिगत पाठन, जिसमें कमजोर बालक के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। और दूसरी बात हो गई सामूहिक।
सामूहिक पाठन। सामूहिक पाठन के अंतर्गत कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसमें समूह में आकर के वो सब चीजें पढ़ते हैं। ईश प्रार्थना हुआ, राष्ट्रगान हुआ, ये सब सामूहिक पाठन के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कक्षा में जब छात्र सामूहिक रूप से पाठन का काम करते हैं तो उनकी रुचि अधिक लगती है। तो इसलिए कुछ ऐसे कविता होते हैं, राष्ट्रगान से लेकर के इस प्रार्थना की बात अगर हो, प्रेयर जिसको कहते हैं, तो यह सब सामूहिक पाठन के अंतर्गत ही आता है। आदर्श वाचन तीसरा, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या है? इसमें जब शिक्षक पढ़ाता है तो उनके आदर्शों पर चल करके शुद्ध उच्चारण, गद्य, विराम आदि का उचित ज्ञान रखते हुए छात्र जो है अपने अध्यापक का आदर्श रूप में प्रयोग करता है। उनके आदर्शों पर चल करके उसी आधार पर वह पढ़ता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण करना सीखता है, गति, विराम आदि का उचित ज्ञान उनके अंदर आता है। और चौथा आपका है अनुकरण वाचन। क्या? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन से तात्पर्य है कि जब अध्यापक का अनुकरण करके पुनः आप उसका वाचन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तब आपकी कठिनाइयां उसमें दूर हो जाती हैं, अर्थात वाचन संबंधी त्रुटियों को दूर करने में सहायता मिलती है। यह है। अब कविता शिक्षण के या कविता में रुचि उत्पन्न करने वाले साधनों की चर्चा किया जाए। कविता में रुचि उत्पन्न करने वाले साधन कौन कौन से साधन? इसके भी निम्नलिखित साधन बताए गए। पहला, वाचन प्रतियोगिता। क्या है? वाचन प्रतियोगिता। देखिए, जो वाचन प्रतियोगिता की बात आती है, इसमें इस प्रतियोगिता का प्रयोग करके कविता में वाचन प्रतियोगिता कराने में जो कंठस्थ काव्य वाचन करने वाले छात्र होते हैं, उसमें कुछ कविताओं को कंठस्थ करके आते हैं और प्रतियोगिता में शामिल होकर के सबके सामने उसको व्यक्त करते हैं या उसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसी प्रतियोगिता में बच्चों को शामिल करने से उनके अंदर का वो जो झिझक है, अर्थात बोलने में जो त्रुटियां हैं या जो कहीं पढ़ने में या याद करने में त्रुटियां आ जाती हैं, उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। और वाचन, काव्य वाचन करने वाले छात्र जो प्रतियोगिता में शामिल होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है, जिससे अन्य छात्रों को सीख मिलती है और उस प्रतिभा में शामिल होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। दूसरा, यानी कविता में रुचि उत्पन्न कैसे किया जाए, उसके साधन बताया जा रहा है। तो रुचि उत्पन्न करने का साधन कविता पाठ भी है। कविता पाठ के माध्यम से क्या होता है, अनेक उत्सवों के अवसर पर कविता का पाठ करवाया जाता है, जैसे गांधी जयंती या शिक्षक दिवस, यानी तमाम ऐसे पर्व आते हैं जिसमें बच्चों को कविता पाठ के लिए उत्साहित किया जाता है और उनको कक्षा में सभी छात्रों या अध्यापकों के समक्ष आकर के अपनी पाठ्य पुस्तक द्वारा जो कुछ भी रचनाएं याद करके आए हैं, कविता, कहानी, श्लोक, यानी जो कुछ भी है, उसका जब पाठ करते हैं तो उनके लिए उत्साह की भावना आती है और
काव्य के प्रति उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। तीसरा नंबर है अंत्याक्षरी। अक्सर देखते होंगे छोटी कक्षाओं में शनिवार के दिन ऐसे कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं कि कक्षा में समूह में सभी विद्यार्थी इकट्ठे होकर के अंत्याक्षरी का प्रोग्राम करते हैं। इस अंत्याक्षरी आयोजन में जो एक बिंदु से चलने वाले छात्र उसके लास्ट बिंदु को पकड़ करके पुनः अगले शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई चौपाई कहेंगे तो चौपाई का लास्ट अक्षर से उनका शुरुआत होगा। तो इसके माध्यम से इनके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। मनोरंजन के साथ असंख्य कविताएं उनके अंदर कंठस्थ हो जाती हैं, तमाम प्रकार के श्लोक याद हो जाते हैं। यानी उन तमाम प्रकार की कविताओं को याद करने का श्रेय जो जाता है वो अंत्याक्षरी पे, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि अगली बार हमको कुछ ऐसा तैयार करके आना है जिससे क्लास में हमारा बढ़िया प्रदर्शन रहे। तो इन तमाम बातों को देखते हुए अगर कविता को याद करने का की रुचि पैदा करने का जो साधन है अंत्याक्षरी भी इसका प्रमुख साधन माना जाता है। चौथे नंबर पर कवि संगठन कवि सम्मेलन, यानी इसके माध्यम से विभिन्न कवियों को बुला कर छात्रों के समक्ष जब कविता को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है तो साक्षात रूप में कविता सुनने का अवसर छात्रों को जब मिलता है तो उनके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है कि शायद मुझे भी याद होता तो मैं भी इस तरह से कविता का वाचन करता। इसलिए कवि सम्मेलन भी कविता में रुचि उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण साधन बताया गया। इसके बाद कवि दरबार, कवि गोष्ठी, कवि दरबार। कवि दरबार के माध्यम से कवि किसी दरबार में नहीं आते, अर्थात कवियों का नाट्य विधि से सम्मेलन होता है। जैसे नाटक देखते हैं उसी प्रकार से उनका इस प्रकार का सम्मेलन किया जाता है कि जिसको देख करके, जिसको सुन करके छात्रों के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है। दूसरा है कवि गोष्ठी।